गोपाल दास नीरज जी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं। बहुत है अंधियारा अब सूरज निकलना चाहिए, बहुत है अंधियारा अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। मौसम आजकल बदलना के चाहिए। मौसम के हिसाब से ये लाइनें बहुत सटीक बैठती हैं। तो इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और शुरू करते हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम देश हित में चर्चा। और आज के इस एपिसोड में हमारा जो विषय है वो है लॉकडाउन कितना पास कितना फेल। तो इस पर चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। तो चलिए स्वागत करते हैं अपने मेहमानों का। तो आज के हमारे मेहमान हैं अमित माथुर जी, प्रशांत चौधरी जी, नमस्कार सर। अमित कुमार जी एंड जय किशन कौर जी। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ देश हित में चर्चा कार्यक्रम में। और मुझे उम्मीद है आप सब जो भी बोलेंगे, आपके विचार एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, लेकिन सबके विचार देश के हित से बिल्कुल अलग नहीं होंगे। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपने दिए हुए टाइम पर ही अपनी बात को रखें। तो चलिए सर, चर्चा को शुरू करते हैं। तो सर, आपने सभी ने विषय सुना होगा। आज का हमारा जो विषय है लॉकडाउन कितना पास कितना फेल। तो सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगा पुनीत सर का। सर प्लीज आप इस पर अपने विचार रखें। हाय हाय, थैंक यू गुप्ता जी। सबसे पहले जैसे हमारी आज का टॉपिक है कि लॉकडाउन कितना पास और कितना फेल, यस सर। तो मैं इसमें यही कहूंगा कि भाई लॉकडाउन फेल होने का तो चांसेस ही नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन बहुत इफेक्टिव रहा। और लॉकडाउन जब कब हुआ था, एक 25 मार्च से 14 अप्रैल हुआ था पहला, जो 21 डेज का लॉकडाउन था। जी आप सर। अगर उस समय केस की बात करते हैं तो 606 केस स्टार्टिंग थी जब 25 मार्च को हुआ था। उसके बाद जब खत्म हुआ तो 10,815 हो गए थे टोटल। फिर सेकेंड लॉकडाउन में 40,000 हुए, थर्ड लॉकडाउन में 90,000 हुए, और फोर्थ लॉकडाउन में 1,82,143 हो गए थे। ठीक है, अगर इस तरह से देखें तो पहला जो लॉकडाउन हुआ था उसकी जो परसेंटेज है वो 168.46% की रेट से बढ़े थे। सेकंड में 237.41% की रेट से बढ़े। थर्ड में 112.27% की रेट से बढ़े थे। और जो लास्ट हुआ था उसमें 89.39% की रेट से बढ़े थे। खैर बढ़ ही गए थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोरोना हमारे लिए कोई बहुत इजी वो नहीं था कि जिसे हम अलग झपकते 2-4 दवाइयों से ठीक कर देंगे। हमारे लिए बिल्कुल नई बीमारी थी, तो हमें नहीं पता था कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो मैं कह रहा था, मैंने कहा अगर हम नहीं लॉकडाउन नहीं करते तो भी प्रॉब्लम थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां पे आई हम लोगों को, लॉकडाउन और ज्यादा सक्सेस हो सकता था अगर वहां पे मीडिया कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, क्योंकि मीडिया ने थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट की। हर जगह अगर कोई भी एक भी बंदा इधर से उधर गया तो उसे भी उसने शो किया, अपना कैमरा ले आके बार बार उसे शो करते रहे कि भाई ये जा रहा है वो जा रहा है। ठीक है, ये सब भाई 2-3 बंदे देश से अलग जरूर चलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि सारे, अगर किसी ने कहा कि एक जगह चलो, सब एक जगह नहीं चलते, कुछ अलग जा सकते थे। अगर उस समय मीडिया प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती तो हम आज जो ये आज के एक्टिव केस है, हमारे पास 4 लाख मतलब 1,71,000 एक्टिव है, लेकिन टोटल केस 4,12,931 हुए थे। तो ये वाले केस जो थे ये बहुत ज्यादा है, और भी कम होते अगर हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझते और किसी भी प्रवासी को ज्यादा मूव नहीं करने देते, तो ये सब चलिए हो सर, सकता था। ठीक है पुनीत सर, इस पर हम जरा प्रशांत चौधरी जी की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि वो इसको कैसे देखते हैं। कि जैसे सर ने बोला कि मीडिया ने उसको दिखाया एक इक्का दुक्का था, तो इक्का दुक्का नहीं था सर। हमने मीडिया ने ऐसा इक्का दुक्का नहीं दिखाया, मीडिया ने बहुत ज्यादा दिखाया। बहुत सारा पलायन हमने देखा दुनिया भर का, वो सब झूठ नहीं हो सर वो सकता प्लान इसमें। बाद में हुआ सर, सबसे पहले लेकिन वो 1-2 आए, उसके बाद बढ़ते मैं चले गए। लॉकडाउन मैं हर एक लॉकडाउन की बात कर रहा था। तो प्रशांत चौधरी सर प्लीज अपनी बात रखें। सर मैं ये बात जैसे चर्चा चल रही है लॉकडाउन का, मतलब कोरोना को एक तरह से चर्चा चल रही है हमारे इस देश में। 30 जनवरी को पहला केस आया था, और शायद फैक्ट अगर गलत हो तो कहीं बात कर सकते हैं मेरे से बाकी लोग। 12 तारीख को राहुल गांधी ने ट्वीट किया था इस बारे में, कोरोना एक बहुत बड़ी आपदा है, इसको थोड़ा संभालिए। लेकिन उस टाइम हमारी सरकार जो है वो नमस्ते ट्रम्प करने में बिजी थी। 24 फरवरी को अहमदाबाद में ट्रम्प जी को बुलाया गया था। ट्रम्प के बाद हमारी जो मोदी जी थे वो मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में बिजी थे।
तो कहाँ से लोग आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उनको कोई जानकारी किसी चीज की थी ही नहीं। एयर जो उनके कुछ उनके ऑफिस से भी, या उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि हमने थर्मल स्क्रीनिंग की है अपनी एरोप्लेन एयरपोर्ट के ऊपर। थर्मल स्क्रीनिंग से क्या होता है, बुखार पता करते हैं। कितने लोगों की है? 15 लाख लोगों की। आए कितने लोग हैं? 24 मार्च को लास्ट फ्लाइट हमारे देश में आई है। 24 मार्च को हमारी फ्लाइट बंद हुई, इवन चाइना से भी फ्लाइट आई है। तो 24 मार्च तक तो हम कोरोना को हवाई जहाज से घर में लेके आते रहे। 19 तारीख को प्रधानमंत्री जी आके कहते हैं 22 तारीख को जनता कर्फ्यू करेंगे और जनता इसमें पार्टिसिपेट करेगी। जनता ने कितना किया आपको पता है? हम तो प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, लेकिन उन्होंने कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन सब बंद कर दिए। और वो जनता कर्फ्यू 22 तारीख से मान लो इस देश को लॉकडाउन। 22 तारीख को उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया था 21 तारीख तक, 31 मार्च तक। अब 24 मार्च को हमारी मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट गिरती है, वहाँ बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। उसी दिन रात को 8 बजे हमारे मोदी जी आके 21 दिन का लॉकडाउन लगा देते हैं। 12 बजे से 4 घंटे के एक पीरियड पे वो कहते हैं पूरा देश बंद हो जाएगा। कितने केस थे? पुनीत जी ने बताया 600 केस थे इस देश के अंदर, और पूरा देश बंद कर दिया गया। पुनीत जी बता दें कि उस लॉकडाउन का क्या पर्पज था। जहां तक पूरे दुनिया की बात हमने देखी है, पूरे दुनिया में लॉकडाउन इसलिए लगाया गया कि उस चीज के कोरोना पीड़ित हैं तो ट्रिपल टी फॉलो करना था। ट्रेस, ट्रीटमेंट, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट। अगर आपको शायद जानकारी हो पुनीत जी, आज तक, आज जो भी 21 जून है, 66 लाख लोगों की टेस्टिंग हुई है इस देश में, और केस है 4,12,000 आप नहीं बताएं। और आंकड़े तो दे ही नहीं रहे हो आप। आपने 15,400 आंकड़े दिए हैं कल के, जिसमें असम के और तेलंगाना के आंकड़े नहीं है। आप आंकड़े भी छुपा रहे हो। आप कह रहे हो कि लॉकडाउन सफल रहा, कौन सा सफल रहा वो तो बता दो हमें। सरकार का एक ही काम था, सीमाएं बंद कर दो सारी और वसूली चालू कर दो। वसूली हो रही है इस देश में। किसका राज चल रहा है? पुलिस का। वो जो वहाँ उस पर खड़े हुए बैरियर पे, उनका राज चल रहा है। एनडीएमसी लगा के आप लोगों ने पूरे देश को बंद कर दिया। ये उनका राज चला दिया। यहाँ पे ना बाहर निकल सकते हैं ना जा सकते हैं, और हो कुछ नहीं रहे आप लोगों से। ऐसा तो नहीं आपने रोक दिया, वो प्रसार उसका होना ही था। प्रशांत सर, अगर मैं आपसे ये कहना चाहूँ कि अगर लॉकडाउन में आपको 100 में से मार्क्स देते हो, आप क्या सर इको आ रही है गुप्ता जी। जय किशन जी आ रही है। हाँ, बात कीजिए। प्रशांत सर आपको म्यूट करना पड़ेगा मेरी बात सुनने यस सर, म्यूट करना पड़ेगा। हाँ, मैं कह रहा था मेरे पास एक ग्राफ है। हाँ, मेरे पास एक ग्राफ है, अगर आप, मैं शेयर करना चाहूंगा एक स्क्रीन को। तो जी बिल्कुल सर, आप कर सकते हैं। जय सर, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं सर, आप अगर बिना हेडफोन के भी यूज करना चाहे ना तो कर सकते हैं। मुझे लग रहा है ये दोनों शायद जब ही आती है जब आप हेडफोन ऑन कर अपना अनम्यूट करते हैं। अभी ठीक है क्योंकि आपने म्यूट किया हुआ है। जैसे आप हेडफोन हटा भी सकते हैं। मुझे लग रहा है शायद आपके हेडफोन से कुछ प्रॉब्लम है। प्रशांत सर प्लीज स्क्रीन शेयर कीजिए। अभी परमिशन की प्रॉब्लम है। एक ग्राफ है, आप लोगों को देखा होगा, आप लोगों ने ग्राफ हमारे यहाँ थोड़ी देर में शेयर ना। हाँ, मैं ठीक है। तो प्रशांत सर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लॉकडाउन बिल्कुल भी सफल नहीं रहा, बल्कि पूरी तरह से फेल हुआ है। और उससे नहीं, हमारे यहाँ सफल होता है सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सफल तो हो जाता है, लेकिन जो काम आज हो रहा है वो शुरुआत में होना था। और आज पूरा जो है स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होना था, जब इतना हमारे यहाँ एक्सपेंशन हो चुका है कोरोना का, तब हमने पूरा देश बंद कर दिया टाइमिंग के। और आज तो आपने सब कुछ खोल दिया, तो टाइमिंग के हिसाब से आप उसको फेल की कैटेगरी में लाते हैं। हाँ, लॉकडाउन तो पूरी दुनिया ने किया, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ जैसा हिंदुस्तान में हुआ। पूरी दुनिया लॉकडाउन रही है। संदीप सर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज सर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। आप इस लॉकडाउन कितना पास कितना फेल को कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? ठीक है, पहले सभी लोग अपने आप को नाउ वॉइस आई थिंक ऑडिबल टू ऑल।
यस सर, यू आर क्या ऑडिबल। जी। अभी मैं पहले तो सबसे माफी चाहूंगा कि मैंने लेट ज्वाइन किया। मैं पुनीत जी के विचार नहीं सुन पाया इस बीच में कि पुनीत जी ने अपने क्या विचार रखे, लेकिन प्रशांत जी के विचार मैंने अभी सुने। जैसे एक्चुअली अभी बात चल रही थी कोरोना के रेफरेंस में, या जैसे हमारा मुद्दा है कि लॉकडाउन कितना पास कितना फेल क्या है। एक्चुअली मैं इस चीज में विचार रखना चाहूंगा कि जैसे ये एक सिचुएशन है, पेंडेमिक सिचुएशन। इस सिचुएशन में ऑब्वियस है कि वर्ल्ड इज नॉट रेडी फॉर दिस सिचुएशन, because world is first time facing this type of situation when all the peoples of one nation or one whole world locked inside home. And what we Your are voice is breaking. facing in India, that the medical facilities that we are facing right now. अभी प्रशांत जी कह रहे थे कि डॉक्टर साहब, हमारे पास डॉक्टर साहब थोड़ी सी माफी चाहूंगा बीच में। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा हिंदी का यूज ज्यादा करें, क्योंकि हमारे जो मेजोरिटी ऑफ दर्शक है वो हिंदी वाले हैं। ठीक ठीक ठीक, सॉरी मैं एक्चुअली चाहता कि आंकड़ों के हिसाब से ना जाया जाए। अगर हम अपनी मेडिकल और इस स्थिति को अगर हम देखें तो लॉकडाउन, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, लॉकडाउन इज वेरी मच पास्ट। गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से किया है। और लॉकडाउन करने का बस देखिए, इसे पार्टी या किसी हित में न देखा जाए कि भोपाल की गवर्नमेंट गिर गई या वहाँ की गवर्नमेंट गिर गई या ये आदि आ गया या वो आ गया। तो उसको अगर ग्राउंड रियलिटी पे देखा जाए तो यार, हम एज अ भारतीय, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी कि हम लॉकडाउन या कोरोना को फेस भी कर पाए आज के टाइम में। क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज हमें लगभग 20 से 25 दिन तो ये रेडी करने में या ये देखने में लग गया कि हमारी मेडिकल फैसिलिटी किस स्टैंडर्ड पे जाकर के टेस्ट करती है। हम 1000, 1500, 2000 की एक पीपी किट जो बाहर से आयात कर रहे हैं या N95 मास्क आयात कर रहे हैं, क्या इतनी बड़ी पैसे को हम अगर बड़े स्केल पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, सो वेदर इंडिया इज रेडी कि हम अपने यहाँ इस तरह का प्रोडक्शन करें कि हम इस चीज को फेस कर सकें। तो लॉकडाउन एक इनिशियल स्टेप था गवर्नमेंट का, अपने आप को ये चेक करने के लिए कि क्या भारत मेडिकली तैयार है इस चीज के लिए या नहीं। इस चीज के लिए गवर्नमेंट को ऑब्वियस है टाइम चाहिए था, और गवर्नमेंट ने इसमें अपना टाइम भी लिया। उन्होंने अपने रेल को भी तैयार किया। उन्होंने काफी जगहों पे, अगर आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जैसे हम लोग जुड़े हुए हैं, वी आर गेटिंग सेवरल मेल। हमें यूजीसी से भी मेल आया, हमें AICTE से मेल आया कि आपके यहाँ अगर हॉस्टल्स हैं, सेंटर्स हैं, तो आप उसके लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए आप हमें ये जगह दीजिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज गवर्नमेंट इज नाउ चेकिंग कि हमारे पास इस तरह की सिचुएशन जब बहुत ही वर्स्ट केस में जाएगी, जब हम लेवल 2, 3, 4, 5 पार कर जाएंगे, तब हमारे पास अपने लोगों को संभालने के लिए जगहें भी होंगी प्रॉपर या नहीं। सो नाउ एकदम सरकार लाख आदमी का या 3 लाख आदमी का एकदम मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए तो ऑब्वियस गवर्नमेंट तैयार नहीं है। अगर मैं आज के टाइम में कहूँ, अगर मैं उत्तराखंड में रह रहा हूँ और देहरादून में अगर आज के टाइम में 50 या 1000 केसेस एकदम आ जाते हैं, तो देहरादून की गवर्नमेंट की तो हालत फूल जाएगी, क्योंकि उनके पास इस तरह की सिचुएशन हैंडल करने की ताकत नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। सो इन चीजों के लिए वैसे लॉकडाउन करना एक बहुत ही समझदारी बड़ा स्टेप था। ठीक है सर, इसी पर कुछ सवाल लेकर मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा सर। इससे पहले मैं जय भाई की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। जय भाई प्लीज अपनी प्रतिक्रिया दें। जय भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अपना ये हटा दीजिए आप। आवाज आ रही? ऐसी बात। हाँ सर, अब आ रही है। हेलो, आ रही है ना आवाज? हाँ सर, जी सर। हाँ सर, जब ये लॉकडाउन 25 मार्च को शुरू किया था ना, तो अभी प्रशांत जी ने जैसे बताया कि 12 जनवरी को जो है वो 30 जनवरी के आसपास ही जो है पहला मरीज केरला का जो है भारत में पहुंच गया था। ठीक है, अब लॉकडाउन लगाने से पहले जो है मोदी जी ने क्या कहा था कि हम इस लॉकडाउन को पराजित करेंगे। अब बंदा भी चलो ठीक है, ये खुश हो गया कि चल यार 21 दिन तक हम जहाँ फंसे हुए प्रवासी
मजदूर, छात्र, कोई भी जो बाहर फंस गया था, वो बेचारे ने यही सोचा कि 21 दिन तो हम झेल जाएंगे, कोई बात नहीं। मोदी जी ने बोल दिया कि 21 दिन में हम वो करेंगे, इसको पराजित करेंगे। अब जैसी जो है दूसरा लॉकडाउन शुरू करता है तो आदमी में भगदड़ तो मचनी थी, अराजकता फैलनी थी, सब जो है सड़कों पे आ गए। भाई ये कोई नोटबंदी का फैसला तो था नहीं, ये इंसान की जिंदगी का फैसला था। 24 मार्च को लॉकडाउन से पहले 30 जनवरी को जब पहला मामला आ चुका था, और 24 मार्च को ही जो है 150 मामले भारत में जो है कोविड-19 के आ चुके थे। खराब प्रबंधन, गलत रणनीति इसका एक प्रमुख कारण था। जब मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया उससे पहले मोदी जी ये 2 महीने क्या करते रहे, सिर्फ अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की स्क्रीनिंग के अलावा लगभग 2 महीने तक मोदी जी ने व्यवहारिक रूप से कुछ नहीं किया, सिर्फ जो है जो अंतरराष्ट्रीय लोग थे उनके लिए। अब जो यहाँ बैठा हुआ था वो तो बेचारा जो है 21 दिन का इंतजार कर रहा, 21 दिन का इंतजार किया। जैसे दूसरा लॉकडाउन जो है मोदी जी ने लगाया तो जो है सारे के सारे सड़कों पे आ गए, जिसपे कोई साइकिल से, कोई पैदल, किसी को ऑटो, कोई रिक्शा से, अपने रिक्शा से, जिसको जैसा मिला वो वैसे ही चल दिया। अपना घर तो जाना ही था, बंदा 21 दिन तो झेल गया कि चलो कोई बात नहीं है, अराजकता फैल गई। तो ये बताओ ना कहां से ये लॉकडाउन सफल हुआ? पहला लॉकडाउन हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा आ गया, क्या रिजल्ट मिला? स्थिति आप सबके सामने है। क्या कह रहे हैं सर आप? संदीप सर ने कहा कि हमें मतलब टाइम चाहिए था, उसकी वजह से लॉकडाउन करना बहुत जरूरी था। तो उस सर टाइम देते ना, जैसे 6-7 दिन पहले बोल दिया जाता कि भाई लॉकडाउन लगेगा, दिसंबर जनवरी में बोल देते, फरवरी में बोल देते, और 7 दिन तक जो है पूरे के पूरे जो भी प्रवासी मजदूर फंसे हुए थे उनको जो है घर लाने का काम करते। 7 दिन सफिशिएंट थे कि वो उनको जो है घर तक पहुंचाया जाता। अब जब ना घर पहुंचे ना कुछ हुआ, जो है बेमतलब की भीड़ इकट्ठी होगी, लोग डर गए, लोगों ने सोचा जो है पता नहीं क्या होगा हमारे साथ, लोगों पे राशन तक नहीं था खाने के लिए, लोग कैसे कैसे ढंग से गए हैं अपने घर, वहां बाहर से घर के लिए। आपने भी देखा होगा वीडियो में, न्यूज चैनलों में दिखाया। और सुनो सर, अगर आने वाले समय में ये बढ़ता है, आने वाले समय में अगर ये बढ़ता है तो इसका एकमात्र विकल्प यह है कि इसे सख्ती से लॉकडाउन किया जाए। लेकिन सख्ती से लॉकडाउन करने का मतलब यह है कि इंसान की आर्थिक स्थिति खत्म हो जाएगी। भाई यहाँ सेलाकुई में इंडस्ट्रियां लगा लो, उद्योग लगा लो, कॉलेज लगा लो, स्कूल लगा लो, कौन सा कॉलेज उत्तराखंड में पूरी सैलरी दे रहा है? कंपनियां बंद हो चुकी है, कोई सैलरी देने को तैयार नहीं है। तो मोदी जी, मैं थोड़ा सा आपको अभी रोकना चाहूंगा। अमित माथुर सर, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। जैसे भी जय सर ने और प्रसाद सर ने एक्सप्लेन किया कि मतलब ये गलत टाइमिंग की वजह से सब खराब हो गया, टाइमिंग सही होती तो सब कुछ ठीक रहता। तो जैसे कि अभी एक्चुअली क्या था, आदमी की जिंदगी बचानी थी। अगर जैसे हमने कहा कि टाइम 7 दिन पहले बता देते तो पहली भगदड़ मच जाती, तो कोरोना फैलने का डर और बढ़ जाता। तो उसको सोचते हुए लॉकडाउन लगाया गया था। हालांकि आज के हिसाब से देखा जाए तो केसेस अब कम नहीं है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? मेरी थोड़ी मिश्रित प्रतिक्रिया है दोनों एस्पेक्ट्स में। जय भाई, इसमें क्या है, इसमें क्या है सर, लॉकडाउन हुआ, बहुत अच्छी बात थी, और लॉकडाउन जरूरी भी था पूरे विश्व को देखते हुए। जैसा कि कोरोना जो जैसा फैल रहा था उसमें लॉकडाउन जरूरी था। किसी को कोई माथुर जी को जी सर, जय अपना माइक कर लो। यस सर, कंटिन्यू बोलिए। हाँ बोलिए मित्र। सर इसमें क्या था कि किसी को कोई भी प्रैक्टिस नहीं थी इन चीजों की कि कैसे होना है, कैसे क्या होना है। महामारी पूरे विश्व में अभी 100 साल पहले आई थी 1920 में, जिसे आप स्पेनिश फ्लू के नाम से जानते हैं। उसमें भी भारत में आई थी, तो भारत में 1.5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी उस टाइम पे भी। तो किसी को कोई प्रैक्टिस नहीं थी कि कैसे चलेगा, कैसे इंप्लीमेंट होगा, क्या होगा। दूसरे देशों ने दूसरे देशों की सीख से ही इस चीज को इंप्लीमेंट किया। हम लॉकडाउन में पास कहां हुए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। जैसा कि संदीप सर ने बताया कि हम लोग पीपीई किट बना रहे हैं, हम लोग वेंटिलेटर बना रहे हैं, हम लोग टेस्टिंग किट बना रहे हैं। हम लोगों ने अपने टेस्ट लेवल जो है वो दुगने से तिगने कर लिए, जिसका हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था। हमने वो 40-50 दिन का जो हमारा लॉकडाउन रहा, उसमें जो हमने एबिलिटी को जो हमने क्रेडिफाई किया है, क्रेडिबल किया है, वो हमने उसी लॉकडाउन के दौरान किया। अच्छा, फेल कहां हुए? उसमें एक सामाजिक कारण, हम फेल हुए वित्तीय स्थिति पर। इसमें सबसे बड़ा कारण ये रहा कि जब लॉकडाउन चालू हुआ, जब लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ, तो लोगों में एकदम से भगदड़ मच गई।
ठीक है सर, लोगों को कोई आइडिया नहीं था। जो प्रवासी मजदूर थे या जो भी कामगार थे, जो भी अलग दूसरे प्रदेशों में जाके जो काम कर रहे थे, उन्होंने, वहां के लोगों ने क्या किया कि अपने कर्मचारियों की सैलरी रोकी, पैसा ब्लॉक किया। इसमें जो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुआ वो हुआ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ईडब्ल्यूएस और मजदूर वर्ग, क्योंकि वहां से जो कैश फ्लो आना था वो बिल्कुल आना बंद हो गया। लोगों के पास कितने दिन का बैकअप रहता है? 10 से 15 दिन का या 20 दिन का मैक्स टू मैक्स, उतना ही राशन या उनके पास कैश रहता है। फिर लोगों की सैलरी आती है तो फिर अपना वो साइकिल अपना रिन्यू करते हैं महीने का। तो वो जो पैसा जो ब्लॉक हुआ वो बाहर निकल के नहीं आया, इस वजह से अफरा तफरी मची। दूसरी बड़ी बात, यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की थी। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी इस वक्त थी कि जिनके पास पैसा, जो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं, उनको प्रेशराइज करके, उन पे दबाव डाल के उनके कामगारों को पैसा देती। किसी भी सरकार ने, आप 28 राज्यों और एलटीज की किसी भी कोई भी डाटा उठा के देख लीजिए, किसी सरकार ने कोई भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं दिया। दूसरा सबसे बड़ा मजाक ये हुआ कि मजदूरों से कहा गया कि आप 5 किलो चावल और 1 किलो दाल ले लो, महीने का खर्चा चलाओ 500 और 1000 रुपए में। पॉसिबल था? नहीं था। ठीक है, मिडिल क्लास के ऊपर क्या मार पड़ी कि जिनकी ईएमआई चल रही थी उनका मॉरिटोरियम दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस मॉरिटोरियम पर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से बैंक वसूली करेंगे अब 31 अगस्त के बाद, जो कि दोहरी मार है। मैं भी झेल रहा हूं इन सब चीजों को। अभी 23 जून को सुप्रीम कोर्ट में एक डिसीजन आना है कि ब्याज बैंक लगाए या नहीं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। राज्य सरकारों का प्रयत्न ये था कि वो अपने यहाँ चीजों को आइडेंटिफाई करते। इसमें 2-3 सरकारें बड़ी बुरी तरह से फ्लॉप हुई हैं। पहली, गुजरात सरकार अपने यहाँ बीमारी की रोकथाम करने में, क्योंकि सेंटर 28 राज्यों में नहीं जा सकता। मोदी अकेले नहीं जा सकते, ना राहुल गांधी अकेले जा सकते, ना सोनिया गांधी अकेले जा सकती। ये जिम्मेदारी राज्य सरकारों की थी, ये जिम्मेदारी लोकल नेताओं की थी कि वो अपने यहाँ इन चीजों को सुपरवाइज करें और जो योजनाएं हैं उनको इंप्लीमेंट करें। कोई भी नेता बाहर निकल के नहीं आया। ठीक सर, ठीक सर, मैं अभी आपके पास फिर से लौटूंगा। मैं संदीप सर के पास जाना चाहूंगा। संदीप सर, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे, प्लीज अनम्यूट करें सर। एक्चुअली मैं जवाब, जय भाई ने जैसे कहा कि मूवमेंट हुआ और 7 दिन या 10 दिन लोगों को देने चाहिए थे। मैं अगेन वही चीज रिपीट करूंगा। जय भाई प्लीज आप थोड़ा म्यूट कर दीजिए। ठीक है सर। मैं एक्चुअली वही चीज रिपीट करना चाहूंगा बार बार। जैसा कि माथुर जी ने कहा कि ना तो केंद्र सरकार तैयार थी इस चीज के लिए, फर्स्ट टाइम दे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। राज्य सरकारें भी सेम उसी स्टैंड पे थी कि दे आर फेसिंग फर्स्ट टाइम दिस प्रॉब्लम। देखिए, ये इंडिया जनरेटेड डिजीज नहीं है कि भारत ने ये डिजीज भारत से हुई हो। ये भारत से बाहर से ये लोग आए, धीरे धीरे ये बीमारी फैलना शुरू हुई। एक अपर स्केल से लोअर स्केल की तरफ ये बीमारी चलना शुरू हुई, क्योंकि पहले जब बीमारी अपर स्केल में थी, गवर्नमेंट ने, ऐसा नहीं है कि क्वारंटाइन के स्टेप्स नहीं लिए हैं, गवर्नमेंट ने लोगों को क्वारंटाइन भी किया है। दिल्ली के आंकड़े हैं, दिल्ली में लोगों को जब बाय एयर आए हैं उनको क्वारंटाइन भी किया है। और जब ये बीमारी धीरे धीरे, बिकॉज अगेन प्रॉब्लम इज द इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी सबके पास नहीं थी। जैसे कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जिसमें जब शुरुआती केसेस में डॉक्टर ने पेशेंट को चेक किया तो बिना पीपी किट के, बिना सेफ्टी हेलमेट के या बिना सेफ्टी मेजर के लोगों को सीधे डायरेक्ट टच में उन्होंने चेक किया। तो उसमें ये पाया गया कि जो डॉक्टर थे या फिर हमारी जो स्टाफ नर्सेस थी, वो उस बीमारी के फेर में आ गए, बिकॉज द सेफ्टी मेजर्स आर नॉट टेकन प्रॉपरली। अब उस केस में क्या था कि धीरे धीरे जैसे जैसे जानकारी का लेवल भारत में बढ़ा, नाउ दिस, ये चीज कहाँ से हुई? ये चीज हुई हमारे लॉकडाउन से। लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि विदेश बहुत सारे हमारे युवाओं ने बहुत सारे वीडियोस शेयर किए। इटली से भी एक बहुत अच्छा वीडियो शेयर किया गया, जर्मनी भी बहुत युवाओं ने वीडियोस शेयर किए, और उन वीडियोस को बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया
इंडिया में, उनको इवन गवर्नमेंट ने भी बहुत ज्यादा बताया कि इन वीडियोस से आपको रियल पता चलेगा कि कोरोना कितनी बड़ी महामारी है। तो भारत को पहले तो ये समझने में, भारत की जनता को समझने में ये चीज बहुत लेट आई कि हमें एक डॉक्टर को सेफ्टी मेजर लेने चाहिए जब एक पेशेंट को वो चेक कर रहा है। ठीक है ये जैसे हमारे डॉक्टर भी इस चीज में आए। जी सर। पुनीत सर, आपके लिए क्वेश्चन आया है, हमारे व्यूवर ने पूछा है, अंकित चौहान जी ने आपसे, कि राज्य सरकार का तो फेल होने का रीजन ही सिर्फ ये था क्योंकि सेंटर ने उन्हें कुछ स्टेप्स लेने दी, सेंटर ने सब कुछ अपने हाथ में रखा। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया? नहीं, अंकित चौहान जी ने पूछा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, राज्य सरकार किस उसमें फेल हुई है, अभी मुझे अगर वो सुन रहे होंगे तो वो बताएंगे कि राज्य सरकार किस उसमें फेल हुई। कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में ये बढ़े हैं आंकड़े, इसलिए उत्तराखंड में सबसे कम आंकड़े चल रहे थे और बहुत कम ही रहते। अगर थोड़ा सा सर, उन्होंने उत्तराखंड के रिजल्ट में बात नहीं की, उनका मतलब ये है कि जैसे जनरल बात करिए। अंकित जी का ऐसा क्वेश्चन है कि उन्होंने कहा स्टेट में आंकड़े बढ़े, तो स्टेट में आप एक को एग्जांपल लेकर के आंसर मत करिए, यू आंसर फॉर होल नेशन स्टेट। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सीएम और पीएम की आप बात करें कि सीएम और पीएम में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहा। सर, कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? ये कोऑर्डिनेशन तो पहले ही बता दिया गया था कि जो प्रवासी जहां है वो वहां के जो सीएम है वो वहीं पे अपने उन प्रवासी को रोक के रखे, उनके लिए खाने पीने का अरेंज करे, रहने का अरेंज कर, जिसके पास पैसे नहीं है कुछ दे उन्हें। तो ये सब करना था इन्हें, लेकिन हुआ क्या कि अपनी इकोनॉमी को देखते हुए इन लोगों ने उन्हें बाहर भगाने की कोशिश की और लगभग ऐसा ही हुआ कि हर स्टेट से बाहर भागते चले गए लोग बाग। वो अगर वहां के ये सीएम अच्छे होते तो उन्हें वहीं पे रोकते, किसी भी तरह रिक्वेस्ट करते। लेकिन सर, ये जो प्रॉब्लम आई है तो हर एक स्टेट में, तो क्या सारे स्टेट के सीएम बेकार थे? हर एक स्टेट में, कोई भी एक स्टेट ऐसा नहीं था जिससे पलायन ना हुआ हो, चाहे वो हमारा उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो। ठीक है, वही बता रहा हूँ। अब क्या हुआ कि सबसे पहले जब प्रवासी भागने शुरू हुए दिल्ली से, तो उस समय क्या हुआ कि उन्हें लगा कि भाई मतलब वो लोग भाग भाग के अपने घर जा रहे हैं और अब गवर्नमेंट उन्हें किसी भी तरह छोड़ने की कोशिश करेगी। ठीक है, इसी वजह से सारे के सारे हर स्टेट से अपने आप बाहर निकलने लगे। चाहे कोई अच्छा भी काम करने लगा तब भी वो लोग बाहर आने शुरू हो गए और अपने अपने घर जाने की कोशिश में लगे रहे। अब जैसे सर ने कहा था कि अगर लॉकडाउन हुआ था तो ये हमें 7 दिन पहले या 14 दिन पहले बता देते कि लॉकडाउन हो रहा है। सर, मुझे एक चीज बताओ, अगर 7 दिन या 14 दिन पहले वो बता देते तो क्या लोग बाग अपनी जॉब छोड़ के चले जाते अपने घर? नहीं जा सकते थे वो तब भी। उन्हें यही लगता कि कोई बात नहीं होगा, ये कुछ टाइम के लिए होगा, फिर दोबारा, और ये कंपनियां बंद नहीं होंगी। क्योंकि अगर वो ये अनाउंस कर दे कि भाई कंपनी बंद हो रही है, तब आप मुझे बताओ कि वो अराजकता थी या एक बार ये कह देना कि भाई हम देश को पूरी तरह से बंद करेंगे 7 दिन के बाद, वो अराजकता ज्यादा होगी। उसमें तो लड़ाई झगड़े मारपीट होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा थी। तो लॉकडाउन सर, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। प्रशांत सर, आप कैसे देखते हैं इसको? मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। जैसे सर ने कहा कि वी नीड टाइम ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड टू बिल्ड अवर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अपना इंफ्रा बढ़ाने के लिए हमको समय चाहिए था, इसलिए लॉकडाउन चला गया था, संदीप सर ने कहा। अगर हमारे पास 30 जनवरी को पहला केस था और सबको पता है, लोग 70 साल की बात करते, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। पिछले 6 साल से मोदी जी उन्होंने तो स्ट्रक्चर बिल्ड किया होगा ना देश में। 30 जून से 24 मार्च तक कितने क्वारंटाइन बेड बनाए गए, कितने वेंटिलेटर बनाए गए, कितनी पीपी किट बन गई, इसका आंकड़ा दे दें हमें। दूसरा, पीपी किट की बात है कि देश में बन रहे हैं पीपी किट और वेंटिलेटर। गुजरात में एक वेंटिलेटर है, आपको पता है गुजरात हाईकोर्ट ने क्या कहा उनके लिए? उनमें घोटाला हुआ है। वह वेंटिलेटर डॉक्टर ने कह दिया कि हम नहीं यूज करेंगे। पीपी किट जो हिंदुस्तान में बन रही है, 3 लाख पीपी किट, मोदी जी भी कह गए थे कि 3 लाख पीपी किट अब डेली बना रहे हैं हम हिंदुस्तान में। एम्स दिल्ली के अंदर 500 डॉक्टर पीड़ित हो चुके हैं कोरोना से, और दिल्ली हाईकोर्ट पूछता है कि अगर वो पीपी किट में थे तो वो पीड़ित कैसे हैं, वो पॉजिटिव कैसे पाए गए? कितने हाई लेवल के हम पीपी किट बना रहे हैं, आपको पता होगा। हिमाचल का आप एक देख लीजिए, हिमाचल में इनके बीजेपी के अध्यक्ष जी पकड़े गए हैं घोटाले में पीपी किट में। तो इंफ्रा तो अगर आपको बनाने हैं तो बनाने नहीं है, वो तो सिर्फ बांधने हैं कि हमें लॉकडाउन में इंफ्रा बनाना था। 30 जून के बाद 24 मार्च तक इनके पास कम ही समय था, इन्होंने कुछ नहीं किया। बताया ना कि ट्रंप को यहाँ पे लेके आना था क्योंकि मोदी जी को हाउडी मोदी किया गया। लेकिन सर, जैसा मैंने देखा कि जब मोदी जी ने लॉकडाउन बढ़ाया, उससे पहले हमेशा
तो कुछ स्टेट के जो सीएम है वो पहले ही बढ़ा चुके हैं, जैसे कैप्टन अमरिंदर सबसे पहले लॉकडाउन बढ़ाते थे, मोदी जी से हमेशा पहले उन्होंने लॉकडाउन बढ़ाया। तो नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैंने कहा ना, लॉकडाउन के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं, पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, लेकिन लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट कैसे करना था ये तो मोदी जी बताएंगे ना, क्योंकि एनडीएमसी के अंदर पूरी पावर, जैसे सुनीत कुमार जी कह रहे थे कि राज्य सरकार जो है अपना कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं था। एनडीएमसी जब एक्ट लगता है तो सेंटर के पास पूरी पावर होती है, वो गाइडलाइन जारी करती है, तो गाइडलाइन के अलावा नहीं करती। आज भी एनडीएमसी एक्ट देश में लगा हुआ है, गृह मंत्रालय की गाइडलाइन से उसके बेसिस काम करती है। तो अगर मोदी जी 24 तारीख को अगर आते हैं और पेंडेमिक ये घोषित हो चुका है, तो 24 तारीख को मोदी जी के कहने से देश में काम होगा, अमरिंदर के कहने से काम नहीं होगा। 24 तारीख के बाद ये बताइए पर्पज क्या था लॉकडाउन का? आज लॉकडाउन है या नहीं है, आज ये बताइए। क्या आज देश में केस है या नहीं है, ये बताइए। अगर आज इस देश में केस हैं और लॉकडाउन है नहीं, ये इसको लॉकडाउन कहेंगे या अनलॉक कहेंगे? तो क्या ये अनलॉक टाइप की चीजें शुरुआत में नहीं हो सकती थी कि उन्हीं एरियाज को लॉक किया जाए जहाँ हमारे केसेज आ रहे हैं, तो उस पूरी कॉलोनी को ट्रेस किया जाए, टेस्ट किया जाए, तो पता लग जाता कहाँ से ये फैल रहा है। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसके बजाय इन्होंने पूरे देश को बंद कर दिया। तब बंद कर दिया जब इनके पास टेस्टिंग किट नहीं थी। अगर आप टेस्ट ही नहीं कर सकते तो कैसे बताओगे कि क्षेत्र में कितना हमारे पीड़ित लोग हैं? आज भी उत्तराखंड की बताऊं, पूरी उसमें जितने भी इस लेवल के स्टेट्स हैं उसमें सबसे कम टेस्टिंग उत्तराखंड में ही है, और आज भी 6000 टेस्ट वेटिंग लिस्ट में है, जिसकी अभी रिपोर्ट नहीं आई। 3-3 दिन वेटिंग लिस्ट लगते हैं, 3-3 बाद यहाँ टेस्ट रिपोर्ट आती है। टेस्ट आप कर नहीं रहे हैं। आज बयान है कि जितना टेस्ट करोगे उतने पॉजिटिव मिलेंगे, तो इन्होंने कहा टेस्ट करना ही बंद कर दो, पॉजिटिव आएंगे नहीं। उसके नुकसान बता दीजिए हमें, या हमें फायदे बता दीजिए। लोगों की नौकरी चली गई है, 12 करोड़ लोगों ने जॉब खोई है अपनी, उसका कौन जिम्मेदार है? 200 लोग प्रवासी लोग मारे गए रास्ते में, 12 साल के बच्चे मारे गए, जिम्मेदार कौन? अननेसेसरी डेथ हुई है और लोगों की नौकरियां बंद हुई, तो अमित सर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। अमित सर, पहली बात, जो मेडिकल फैसिलिटी थी उसकी पूरी व्यवस्था चरमरा गई। जितने भी हॉस्पिटल्स थे 98.99% सब कोविड के लिए तैयार कर दिए गए, और बीमारियों के लिए डॉक्टर्स ने ओपीडी बंद कर दी थी। इवन मैं आगरा से बिलोंग करता हूं, आगरा में सर मेरे पड़ोसी थे, उनकी 6 साल की बच्ची की डेथ इस वजह से हो गई कि उसको सिर में चोट लगने का ट्रीटमेंट नहीं मिला। मतलब दूसरी बीमारियों के लिए हॉस्पिटल ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, वो बात अलग है। ठीक है, यहाँ पे सर राज्य सरकार वित्तीय स्थिति में राज्य सरकारों का रोल इस वजह से है। मैं 2 सरकारों का एग्जांपल लेना चाहूंगा, पहला पंजाब सरकार और दूसरा गुजरात सरकार। पंजाब में से सबसे कम पलायन हुआ है, पता है आपको? सबसे कम पलायन हुआ है, जबकि सबसे ज्यादा पलायन हुआ है महाराष्ट्र से। और पलायन को रोकने में जो गुजरात सरकार है, पलायन में दूसरे नंबर पे आती है। पंजाब में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पंजाब के सीएम ने साफ साफ कह दिया था कि मेरे यहां से किसी को जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरी जनता हो और मैं आपका ख्याल रखूंगा। सर यहाँ पे लीडरशिप भी होती है। वहीं गुजरात के सीएम थोड़ा सा इन मामलों में ढीले पड़ गए थे, और अब महाराष्ट्र के जो सीएम है उन्हें तो किसी भी चीज का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। वो क्या करते हैं? हाँ, चर्चा के एंड की तरफ है, तो आखिर में मैं सबकी 1-1 मिनट में प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं जैक भाई के पास जाऊंगा, प्लीज बाकी लोग अपना म्यूट कर दीजिए माइक। जय भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी मतलब गवर्नमेंट को क्या एडवाइस है, क्या हो सकता था और अब आगे क्या करना चाहिए, आप कैसे सोचते हैं? सिर्फ 1-1 मिनट में सभी लोग जवाब दें प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है। सर अनम्यूट कीजिए जय भाई, अनम्यूट कीजिए पहले। यस, अब बोलिए। पंजाब गवर्नमेंट ने सारे बॉर्डर सील कर दिए थे, ना किसी को आने दिया ना जाने दिया। सैटरडे संडे यहाँ भी कर्फ्यू लगा। सर अब सवाल ये सैटरडे संडे यहाँ भी बंद रहता है, यहाँ का बंद। आगे के लिए कुछ बताइए सर, वो तो हो गया है सर। आगे के लिए क्या एडवाइस देना चाहिए? सर लॉकडाउन शुरू सर लॉकडाउन शुरू करने की रणनीति और लॉकडाउन हटाने की रणनीति दोनों ही विफल रही है। और सरकार ने जो है जो कम से कम हर परिवार को 8 से 10 हजार रुपए देती, पीएम फंड में कितना पैसा है वो हमें पता लगता,
और जो है सरकार जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मांग को पूरा करने में पूरी तरह से विफल रही है। मतलब ना डिमांड पूरी हो रही है। पंजाब में सर बिल्कुल हर बंदा, हर फैमिली का बंदा जो है फॉरेन कंट्री है। वहां क्यों नहीं बड़े मामले? वहां भी तो अमरिंदर सिंह ने काम किया ना। और स्टेटों में देख लो, केरला में काम किया। जी सर। सरकार इस लॉकडाउन को सफल बता रही है, लेकिन किंतु बिना तैयारी, बिना योजना के इसे लागू किया गया। भुखमरी, जिस देश की गरीब मजदूर सब एक एक जूझ रहा है, इवन की आगे क्या एडवाइस है उसके लिए कुछ बताइए प्लीज। हाँ, एक तो टेस्ट ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। एक गरीब परिवार, एक तो जो है हर बंदे को सैलरी मिले पूरी की पूरी। एक जो है ये राशन बांटने की वो योजना है, इसे ना बांट के डायरेक्ट जो है हर बंदे के अकाउंट में 8 से 10,000 रुपए हर महीना डाला जाए, तो ऑटोमेटिकली और सख्ती से लॉकडाउन लगाया जाए, सख्ती से। और गवर्नमेंट जो है उद्योगों को, कंपनियों को फंड दे। सरकार में, पीएम में फंड कितना है वो हमें पता लगे, जिससे ये भी पता लगे कि कहां कहां क्या कितना पैसा जा रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली सब सही हो जाएगा। और एक बात और है सर, मोदी सरकार सोच रही है कि बड़ी बड़ी योजना और पुलिस के द्वारा किए गए कार्य और अंध भक्तों की भक्ति से इस बुरे वक्त को टाल दिया जाएगा, लेकिन वो गलतफहमी में है। आने वाले समय में उन्हें इसका करारा जवाब मिलेगा। ठीक है जय भाई, धन्यवाद। मैं थोड़ा संदीप सर की तरफ चलना चाहूंगा। सर 1 मिनट में बताइए कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कंक्लूड कीजिए प्लीज। मैं एक्चुअली फाइनली यही कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन और लॉकडाउन में की गई गवर्नमेंट लॉकडाउन में गवर्नमेंट द्वारा लिए गए निर्णय, जिसके साथ पूरा भारत एक साथ है, हम शिकायत नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हम ये कुछ एडवाइस, जैसा जय ने कहा कि हाँ कुछ ना कुछ अच्छा और बेहतर होना चाहिए, जैसे टेस्टिंग बढ़नी चाहिए। एक जो इलाके आइडेंटिफाइड है, ऑब्वियस है, दिल्ली या महाराष्ट्र या फिर ये जो जोन है जो आइडेंटिफाइड है, इनमें बहुत सख्ती से लॉकडाउन का पालन होना चाहिए। दूसरा, भारत, मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर जिस तरह से लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के ड्यूरेशन में जिस तरह से भोजन की व्यवस्था या खाने की व्यवस्था की गई, वो मेरी नजर में भारत एकमात्र देश है। इसके लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये किया, काफी लोगों ने अपने धर्मार्थ में ये काम किए, मैंने भी ये काम किए। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने खुद राशन नहीं बांटा। तो इसमें पूरे जनता को एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। दूसरा, टेस्टिंग हमें बढ़ानी पड़ेगी, ऑब्वियस है। जैसे कि हमें टेस्टिंग बढ़ानी है, ऑब्वियस है, हमें अगर आगे चल करके भारत को और ज्यादा सेफ बढ़ाना है तो टेस्टिंग बढ़ानी है। मेडिकल की तरफ हमें अपना ध्यान देना है। मेडिकल फैसिलिटी जितना हम खर्च अपनी अदर रिसोर्सेज में कर रहे थे, देखिए भारत को क्या फायदा हुआ लॉकडाउन से। लॉकडाउन में आपने देखा कि दिल्ली की हवा 0% पोल्यूशन पे आ गई थी जब लॉकडाउन 2 फेज चल रहा था। गंगा, जमुना, यमुना, जितनी भी नदियां थी भारत की, वो इतने अच्छे प्योरिटी लेवल पे थी जो आज तक नहीं था। ये गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा कि जिसमें अरबों रुपया खर्च किया जाता है इन नदियों को साफ करने के लिए या हवा को साफ करने के लिए, उसको साफ करना इंसान के ऊपर है। इंसान अगर चाहे तो हम ये अपना अरबों रुपया बचा सकते हैं बिना किसी चीज, और ये पैसा हम जनता की भलाई के लिए लगा सकते हैं। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को अपनी नीति में चेंज लाना पड़ेगा। चेंज टेस्टिंग में लाना पड़ेगा। इंसान को या जितने भी हमारे लोग हैं, चाहे वो लोअर क्लास से लेकर के अपर क्लास तक है, उसको एक कॉन्फिडेंस लेवल और एक सिक्योरिटी लेवल उसके दिमाग में डालना पड़ेगा कि हाँ हम हमेशा आपके साथ हैं। जैसा कि दिल्ली के या अदर राज्यों के, मैं दिल्ली का स्पेशल नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि सभी राज्यों की सेम कंडीशन है। सभी राज्य अपनी मेडिकल सुविधाओं को बहुत अच्छा करें, अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को बहुत अच्छा करें, क्योंकि इस एक पेशेंट का खर्चा बहुत ज्यादा होता है अगर हम उसे कोविड का ट्रीटमेंट देते हैं बहुत ही सीवियर केसेस में। तो हमें अपने ध्यान देने की जरूरत है। मैं पुनीत सर की तरफ रुख करना चाहूंगा। पुनीत सर 1 मिनट में बताने की कोशिश कीजिएगा कि आगे के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, आगे क्या प्लानिंग होनी चाहिए या जो कमियां रहेगी उसको कैसे दूर कर सकते हैं, जो बीत गया सर उसको तो हम वापस नहीं ला सकते।
नहीं सर, कमियों का तो मैं ये कहूंगा कि देखो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि सबके अकाउंट में 10-10 हजार या 8-8 हजार डाल दो, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ ये है कि टेस्टिंग किट वो जरूरी है कि हमारे पास इतनी टेस्टिंग किट हो और उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आए, क्योंकि हम लोग जब यहाँ से चलेंगे कहीं बाहर से आए या लेकिन सर ये जो पोस्ट जय भाई ने जो बात कही कि पैसे डाल दो, उसका रीजन ये था क्योंकि सपोज करो चलो हम तो फिर भी थोड़ा बहुत कमा रहे हैं, लेकिन जैसे जो हमारे मजदूर भाई हैं जिनके पास बिल्कुल काम नहीं बचा, वो अब खाएंगे कैसे अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे तो ये तो सीधी सी बात हो गई कि आप अगर कुछ को बचा रहे हैं तो कुछ को मारने की तरफ भेज रहे हैं। नहीं तो उसमें गवर्नमेंट भाई ने ऐसा कहा कि पैसे डालने चाहिए। उसमें क्या है कि गवर्नमेंट को जैसे पहले वो करती थी, जैसे एक अन्नपूर्णा वो खोला था इन्होंने भोजनालय, इसमें बहुत चीजें सस्ती मिलती थी। इस समय वो फ्री कर दिया जाए उनके लिए, केवल मजदूरों के लिए, कि भाई वो लोग खा सकते हैं उसमें। और हमें किट की जरूरत है इस समय। थोड़ा सा हमें ये भी जरूरत है कि मीडिया थोड़ा सा मतलब इसे इंटरप्ट ना करे बहुत ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा इस समय इंटरप्ट कर रही है। और जितना हो सके, जैसे संदीप सर ने कहा कि भाई वो जो कंटेनमेंट जोन बनाए हैं उन्हें सील किया जाए पूरी तरह से, इस बात में मैं एग्री हूँ। और लॉकडाउन कितना फेल कितना पास, तो इसमें जय भाई ने खुद ही कहा है कि गवर्नमेंट को लॉकडाउन लेना चाहिए और भी लेना चाहिए जबरदस्त। तो लॉकडाउन तो वो बात ठीक है, जैसे कंटेनमेंट जोन को सील करना तो ठीक है। सपोज करो मेरे कंटेनमेंट जोन बन जाता है और मुझे सील कर दिया जाता है, अब अगर मैं अपनी सर्विस पे नहीं जा पाऊंगा तो मुझे सैलरी कौन देगा? मैं खाऊंगा कैसे? अब आप पैसे देने के लिए मना कर रहे हैं। अब सब उसके लिए लगेगी ना, उसके लिए है ना। एक बार ये जो आपने बात कही है आशीष, जो आपने ये बात कही है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आपको यही बात, जब मैंने अपनी बातें शुरू करी थी, मैंने कहा ये भारत या पूरे विश्व के लिए ये पहला एक्सपीरियंस होगा, और हमारी जनरेशन के लिए भी पहला एक्सपीरियंस है कि इस तरह का भी कुछ हो सकता है। तो भारत की जनता को ये चीज सोचनी है कि इसके विकल्प क्या हो सकते हैं। क्या हमें अपने पैसों को जो हम खर्च कर रहे हैं उसमें हमारे पास ऐसी भी प्रॉब्लम आ सकती है कि जिसमें हमें अपनी जमा पूंजी को रखना पड़ेगा, हमें अपनी जमा पूंजी रखनी पड़ेगी। हमारे पास अलग विकल्प सरकार को भी सोचने पड़ेंगे कि हमारे जो युवा या जितने भी लोग हमारे पहाड़ों में या कहीं भी आए हैं, तो उनको हम कैसे रोजगार प्रोवाइड करें। जब प्रशांत सर की तरफ चलना चाहूंगा। एक मिनट एक रह गया मेरा। जब गवर्नमेंट राशन की दुकानें पे ये सब दे सकती है, तो कंटेनमेंट जोन में ये सारी फैसिलिटी क्यों नहीं दे सकती? हाँ बिल्कुल सर दे सकती है, लेकिन शायद प्रॉपरली दिया नहीं गया, उसी चक्कर में क्वेश्चन उठा है। हर जगह नहीं दिया गया, कुछ जगह पे दिया गया, मैं मना नहीं करूंगा। चलिए ठीक है सर, मैं सर पहले प्रशांत सर एक चीज और जी सर। जय भाई मैं आता हूँ आपके तरफ। जी सर। हाँ ठीक है प्रशांत जी बताइए। टेस्टिंग का जहाँ तक है, जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे, एसिम्प्टोमेटिक बहुत सारे लोग निकल रहे हैं जिनमें सिम्टम्स ही नहीं है। जब तक टेस्ट नहीं करोगे आप नहीं बता पाओगे कि कितने कोविड हमारे पास हैं और कितने नहीं है। दूसरा, आपने पूछा कि क्या एडवाइस है। हमारे में 3 तरह के हमारे यहाँ परिवार मिलते हैं। एक बिल्कुल गरीब है, मीडियम लेवल का और हायर क्लास है। आप गरीब लोगों को आप कह रहे हैं कि उनके पास ना मजदूरी है आज, ना उनके घर में राशन है। सर ने बताया कि 5 किलो चावल मिलते हैं, 5 किलो चावल में अपने घर चलाइए, तो हम देखेंगे हमारे लिए सही है। हम कह सकते हैं स्टे होम स्टे सेफ, क्योंकि हम घर पे रह के थोड़ा सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन ये वही बात होगी कि एक हाथ पे चोट लगी तो एक हाथ को अगर चोट लगी हुई है, उसको बुलाना है तो दूसरे हाथ पे चोट मार दो। कोरोना को बुलाना है तो भूख से मार दो। संदीप सर ने ये भी कहा, ये पहला कंट्री है जहाँ भूखे लोगों को खाना खिलाया गया इस पूरे पीरियड में। लेकिन यही ऐसा पहला कंट्री है जहाँ भूख से लोग मरे हैं किसी देश के अंदर की लॉकडाउन पीरियड में। ये पहला कंट्री है दुनिया का। दूसरा, आपने कहा अकाउंट में पैसे नहीं डाले जा सकते। जितने भी डेवलप कंट्रीज है जिनमें बहुत सारे केसेस बड़े हैं, उनमें सब में पैसे गए हैं अकाउंट्स में, इवन गरीब हो, मिडिल क्लास हो या हायर क्लास हो। यहाँ तक कि कनाडा जैसी कंट्री ने तो 3-3 लाख रुपए दिए हैं वहाँ पे अकाउंट। तो मेरा एडवाइस है कि जो गरीब लोग हैं उनको 10 से 12,000 रुपीज पर मंथ, जब तक कि आपके एपिडेमिक चल रहा है, इसको दिए जाए। मिडिल क्लास की जहाँ तक बात है, हमारे पास अभी सैलरी कहाँ से मिलेगी उसका सरकार इंतजाम करे। जितनी EMI हमारी चल रही हैं वो तब तक कैंसिल की जाए जब तक अपने पेंडेमिक चल रहा है, उसका कोई इंटरेस्ट हम नहीं देंगे। मिडिल क्लास को कभी कुछ रिलैक्सेशन मिलता ही नहीं है। हम हमेशा जो है सिर्फ टैक्स देने के लिए पैदा हुए हैं। अभी भी हमसे ब्याज ही लिया जा रहा है। जो एपिडेमिक है या पेंडेमिक है,
सरकार चुनते जी किसलिए है? सरकार इसीलिए चुनते हैं कि वो ऐसी स्थिति में हम लोगों की जो है थोड़ी चिंता करे, हमारी सुरक्षा करे। नहीं तो हम ठीक है। सब तो अपने अपने प्रशांत परिवार हैं, सरकार का जी काम जी क्या है? प्रशांत सर के अकॉर्डिंग टेस्टिंग सरकार बढ़ाएं को थोड़ा सा ध्यान और जो बढ़ाना चाहिए कंटेनमेंट जोन है, मेंटल हेल्थ जो की तरफ भी। कंटेनमेंट और जोन है, जी जी सर, जी सर, उसमें सर्विस क्लास को कहीं और जाने की इजाजत न मिले, लेकिन अपनी सर्विस के लिए भेजा जाए। अगर क्योंकि प्राइवेट जॉब में आपका लॉकडाउन है तो ऊपर से वो बादल फट रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, आपको जॉब ज्वाइन करनी है, वो नहीं जानते। ठीक तो ठीक कंटेनमेंट है जोन में इतनी किया जा सकता है, जो सर्विस क्लास है उसको अपने सीधे कॉलेज जाए या अपनी कंपनी जाए या जहाँ ठीक है पे वो काम चौधरी सर। करता है। समय की देरी को देखते हुए माथुर सर की तरफ मूव करना चाहूंगा। माथुर सर प्लीज 1 मिनट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। भाई उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ फाइनल कंक्लूजन के लिए। सर अनम्यूट कीजिए पहले। म्यूट 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 है आपका सर, अमित सर। हाँ हाँ सर, दो बातें हैं यहाँ पे कि दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, सैनिटाइजर साथ में रखना पड़ेगा और अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात, जो यहाँ पे पैसा डालने वाली बात हुई सर, यहाँ पे पैसा इसलिए नहीं डल सकता क्योंकि हमारे पास प्रॉपर डाटाबेस नहीं है। अभी आपने देखा होगा जितने भी पैसे डले हैं वो जनधन खातों में डले हैं, और आपको मालूम है सर करोड़पतियों के खाते जनधन खाते में भी हैं। बिल्कुल सर। है सर। तो वी नीड क्रिएट अ डेटाबेस की ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर का पूरा एम्प्लॉयमेंट का पूरा एक डेटाबेस तैयार करना पड़ेगा हमें फ्यूचर के लिए। अगर फ्यूचर में कोई ऐसी सिचुएशन आती है, कोई वॉर होती है, सर कुछ भी होता है। करूंगा 1 सेकंड के लिए, सॉरी करता हूँ। हमारे जी देश जी में जी एनपीआर, एनसीआरसीए और ये सब हो रहा है, पूरे देश को सिटीजनशिप बांटी जा रही है, तो ये डाटाबेस भी गवर्नमेंट चाहे तो बना सकती है, नहीं चाहे वो हेलो देना नहीं चाहती, प्रशांत अलग बात है, जी, ना बने। प्रशांत जी, ठीक मैं है आपको ठीक क्लियर है करना प्रशांत सर, चाहूंगा बहुत कि बड़ा मोदी सर, बहुत जी बड़ी नहीं चीज है। जाना चाहते। मोदी जी कह कह के थक गए कि धन धन खाते बनाइए, सभी लोगों को बोला, लेकिन अगर सर आज 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 अगर तक आप अनऑर्गेनाइज जाकर के सेक्टर देखें का आपके पास डिटेल ही नहीं हो, कितने तो लोग काम करते हैं। इस सर टाइम ठीक है आपका सर, मैं डिटेल अमित नहीं है, सर से कितने बात लोग इस पहले देश सुनना में चाहेंगे। जॉब। प्लीज सर, मैं आता सर हूँ सर आपके सर पास। प्लीज सर, प्लीज। अमित सर को बोल, अमित सर। जी सर, प्रशांत सर प्लीज। अमित सर बोलिए। सर ये बोलिए डेटाबेस अमित ऐसे सर। क्रिएट नहीं होता सर, ये डेटाबेस ऐसे क्रिएट नहीं होगा, इसके लिए प्रॉपर रिसर्च चाहिए। जो भी नेक्स्ट जो जनगणना होगी, हम इस वजह से डेटा तैयार कर सकते हैं। ये डेटा आनंद फानंद में 1 2 साल में नहीं तैयार होगा, इसके लिए कम से कम 5 या 6 साल चाहिए। 130 करोड़ की आबादी है, इतनी जल्दी डेटाबेस नहीं तैयार होगा। जब ये डेटाबेस तैयार होगा, ये प्रॉब्लम अपने आप सुलझ जाए। मेरा मेरा कंक्लूजन ये है। ठीक है सर। जय सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर सर डाटाबेस तैयार है। राशन कार्ड में जब राशन मिल सकता है, येलो कार्ड बने हुए हैं, ग्रीन कार्ड बने हुए हैं, तो उसके आधार पे तुम पैसे दो ना, राशन देने के बजाय। नहीं नहीं, राशन कार्ड भी तो बने हुए हैं भाई। सर, राशन लेने जाता है बंदे को 2 किलो चावल पकड़ा दिया जाता है। 1 करोड़पति आदमी का भी येलो कार्ड बना हुआ है, आप कैसे जस्टिफाई करोगे? नहीं नहीं, वो तो सरकार की गलती है ना, जब बना हुआ है तो देना चाहिए। वो बनाया किसने? वो भी तो सरकार ने बनाया ना सर, वो गवर्नमेंट ने बनाया है, उसे देना चाहिए गवर्नमेंट को, अगर चाहे करोड़पति का बना हुआ है। 35 रुपए कमाने वाला गरीब नहीं है। अब एक चीज, दूसरी बात सर लॉकडाउन के लिए बंदा कहीं बाहर से आता है, क्वारंटाइन किया जाता है 14 दिन के लिए, ठीक है। 14 दिन वो होम क्वारंटाइन है, वो बेचारा घर से बाहर नहीं निकलता। उसके बाद 14 दिन के बाद उस बंदे को बोला जाता है कि जा अपना सर्टिफिकेट लेके आ, मेडिकल सर्टिफिकेट। वो बेचारा सरकारी हॉस्पिटल में जाता है मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए, वहां लाइनों लगी रहती है। वो लाइन लगने के बावजूद भी सर्टिफिकेट लेके जाता है घर, फिर उसे कहते हैं अब तू आजाद है। तो जब उसे क्वारंटाइन करना ही था तो फिर उसे लाइन में क्यों लगाया? फिर फायदा क्या हुआ उसका 15वें दिन में लाइन में लगने का? वो तो बात बराबर होगी ना। 14 दिन क्वारंटाइन रहा वो घर में, उसके बाद उसे कह दिया जाता है जा भाई जब सरकार तुम घर जाके जो है तुम क्वारंटाइन करवा रहे हो तो घर जाके सर्टिफिकेट दिलवाओ ना उसे, घर जाके उसका टेस्ट कराओ। क्यों उसे कह दिया जाता है कि सर मोदी जी ने सर 2 मिनट मोदी जी ने मंदिर बंद करवा के मंदिरालय खोले हैं, इसका भगवान भी उनको माफ नहीं करेगा इस चीज के लिए। ये बात याद रखना आप लिख के। सर उन्होंने मंदिर बंद करवा के मंदिरालय खुलवाए हैं, ठीक सर प्लीज अपने पैसों के लिए। सर जय भाई, थैंक यू जय भाई। प्रशांत सर, आपके लिए क्वेश्चन है हमारे एक व्यूअर का, कि उनका कहना है कि लॉकडाउन ना हुआ होता तो केसेस और ज्यादा बढ़ जाते। तो आप गलत कह रहे हैं कि लॉकडाउन में मतलब टाइमिंग का था, कि अगर सही टाइमिंग पे लॉकडाउन होगा ना केस आज और बढ़ जाता। जय भाई प्लीज। अगर लॉकडाउन ना होता
जी सर। अगर लॉकडाउन ना होता तो केस बढ़ जाते। नहीं, वो कह रहे हैं, आपने कहा ना टाइमिंग खराब हो रही, तो वो कह रहे हैं कि इससे भी ज्यादा होते। नहीं, इससे ज्यादा कैसे होते? टेस्ट ही 66 लाख हुए हैं देश में, इससे ज्यादा कहाँ होते? जब तक तुम टेस्ट नहीं करोगे पता कैसे कि मार्च में कितने केस थे देश के अंदर? तुम्हारे मार्च में 30 मार्च तक ये आप कह रहे हैं लॉकडाउन के पीरियड के दौरान तुमने टेस्ट कितने किए हैं? 1 लाख। पिछले मई में 15 मई के बाद से टेस्टिंग बढ़े हैं इस देश के अंदर। इससे पहले तुम्हारे मैं होम क्वारंटाइन रहा हूँ, मेरा खुद का टेस्ट नहीं हुआ 14 दिन। मैं 15वें दिन यहाँ से निकल जाता और मेरे अंदर कहीं सिम्टम्स आ जाते 15वें दिन, तो मुझे तबलीगी जमात घोषित कर देते हैं लोग कि तुम कोरोना फैला रहे हो। ठीक है सर, प्लीज आप मुद्दे को उधर मत ले जाइएगा, हमारा मुद्दा वो नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरा टेस्ट नहीं हुआ भाई खुद। तो जब टेस्ट नहीं करोगे, ट्रम्प कह रहा है कि टेस्ट करोगे केस बढ़ेंगे, टेस्ट मत करो केस नहीं बढ़ेंगे। सबका यही फंडा है आजकल। तो ये कह रहे हैं कि तुम मरो, आत्मनिर्भर बनो, कोरोना से जियो, मरोगे तब भी ठीक है, नहीं मरोगे तब भी ठीक है, जीना तुम इसी के साथ है। चलो ठीक है सर, हमारा चर्चा का जो टाइम है वो काफी ओवर हो चुका है, और हमारे सबसे सीनियर बंदे होने के नाते मैं डॉक्टर संदीप सर से चाहूंगा कि वो आखिरी कंक्लूजन देके इस चर्चा को समाप्त करें। थैंक यू आशीष जी। जैसे सभी जो हमारे अतिथिगण थे उनके सबके विचार सुनने के बाद, जैसे जय भाई ने भी एक पॉइंट दिए कि किस तरह से जनता को हम, जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, उनको हम किस तरह से इस चीज से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो हमारा, क्योंकि हमारे देश का हर एक नागरिक, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या गरीब से भी गरीब हो, वो हमारा नागरिक है, और उसकी सुरक्षा, उसकी हर एक चीज की जिम्मेदारी एक राष्ट्र के तौर पर हमारी है। और जैसे प्रशांत जी ने भी कहा, या माथुर जी ने कहा, या पुनीत जी ने, तो सभी अल्टीमेटली एक मत पर जरूर एग्री है कि हाँ, लॉकडाउन हमारा हुआ, और लॉकडाउन के ड्यूरेशन में जैसे प्रशांत जी का कहना था कि हमारी टेस्टिंग हमारी बढ़नी चाहिए। ऑब्वियस है, ये टेस्टिंग बढ़नी चाहिए। मैंने आपको और या सब ने ये चीज पाई होगी कि टेस्टिंग या ये सारी चीजें हमारी कहाँ इफेक्ट कर रही हैं, क्योंकि भारत इस चीज के लिए रेडी नहीं है। भारत में डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है कि हम उस चीज को कर पाए। हमारे पास नर्सेस, स्टाफ, हमारे जो सबसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने भी इसके आगे घुटने टेके हैं बिकॉज ऑफ फैसिलिटीज। तो हमें इस चीज पे कंक्लूजन में आना पड़ेगा कि हाँ, हमारे भारत को अब एक रक्षा में इतना पैसा लगाने से बेटर है कि हम अपनी मेडिकल फैसिलिटीज को बहुत अच्छा करें। हमने अपनी नदियों को या को साफ करने के लिए हजारों अरबों करोड़ों रुपया व्यय किया है, उसको व्यर्थ इधर ना करने के बजाय हमें मेडिकल को एक बहुत सीरियस इशू अपने बजट में लेना पड़ेगा, जिसमें एक बहुत अच्छा अमाउंट हमें अपने राष्ट्र के लोगों के लिए समर्पित करना पड़ेगा कि अगर बाई चांस हमारे पास इस तरह की सिचुएशन भविष्य में आती है, उसके लिए भारत दूसरी तरफ या दूसरे देशों की तरफ नजर उठा के ना देखे। हमें अपने आप को सेल्फ इतना तैयार करना है कि हाँ, हम भारत हैं और हम भारत के नागरिक हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो। लेकिन गवर्नमेंट चेंज होने के बाद भी सबके पास आंसर यस होना चाहिए कि हाँ, ये मेरे देश का नागरिक है, और इसके लिए सारी मेडिकल फैसिलिटी, खाने की फैसिलिटी, इसके परिवार की जिम्मेदारी करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं इतने शब्दों में अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू। गुप्ता जी, इसी के साथ थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये है कि जैसे कोरोना है, इसकी वजह से अगर किसी के हाथ में फ्रैक्चर है, सर दर्द है, बुखार है, तब तक आपको कोरोना टेस्ट का रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होते, रिपोर्ट, तब तक कुछ नहीं होता। तो कम से कम जिसके हाथ में फ्रैक्चर हुए हैं उसको 4,500 रुपए का टेस्ट तो ना करवाएं। ऐसा कुछ गवर्नमेंट कर सके, अगर सुन रही है कहीं की कोई बंदा सुन रहा है, हम अपनी वीडियो को गवर्नमेंट के 4,500 जी सर। तो 4,500 रुपए टेस्ट जरूरी है बुखार का इलाज कराने के लिए। ये चीजें ना हो, टेस्ट बिल्कुल फ्री होना चाहिए सर, फ्री। या फिर नहीं सर, अगर वो बुखार से मर जाएगा सर, कोरोना से तो बाद में मरेगा वो, पहले तो बुखार से मर जाएगा वो, क्योंकि जब तक डॉक्टर उसका इलाज ही नहीं करेंगे जब तक कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नहीं होगी। चलिए सर, आप सभी ने एक दूसरे की बात को, जनता ने आपकी बात को सुना और आप इस चर्चा में आए, इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, उसके लिए मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आगे फिर आप इस प्रोग्राम में आगे भी आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल। संदीप सर, धन्यवाद आपकी शक्ल देखने के लिए।
ओके भाई, थैंक यू थैंक यू। आप सभी दर्शकों को भी हम नमस्कार करते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि आपको हमारी चर्चा कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो भी आप कमेंट करें सकारात्मक कमेंट करें, सकारात्मक कमेंट करें, कोई भी भद्दा कमेंट ना करें जो हमारे मतलब हिंदुस्तान की सभ्यता को शोभा ना देता हो। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर नमस्कार, धन्यवाद।